हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच। सो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज, जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी को बता देता हूँ। आपके मॉक टेस्ट जो मैंने 100 बोले एयरफोर्स के लिए, वो स्टार्ट हो चुके हैं आज से। और याद रखिएगा, मैंने 2 घंटे पहले टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ सेंड कर दी थी। 3 घंटे पहले मॉक टेस्ट से पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ के 3 घंटे मिलने के बाद आपका सॉल्यूशन होगा। मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। जिनको अभी तक पीडीएफ नहीं मिली है, प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर सुधीर डिफेंस एकेडमी सर्च कर सकते हैं। वहां पर हमारा लोगो और वो सारी चीजें लगी हुई हैं। सो प्लीज मैं आप सभी को बता दूं, ये पहला मॉक टेस्ट होने वाला है, बहुत बेहतरीन। पहले अगर आपने पेपर को नहीं किया है तो आप यहां से नहीं करेंगे, पहले पीडीएफ जाएंगे, पीडीएफ से सॉल्व करेंगे कितने नंबर आपके आ रहे हैं, और उसके बाद ये सॉल्यूशन आप देखेंगे। याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट पेपर है, पहला मॉक टेस्ट है। रोजाना आपको 2 मॉक टेस्ट मैं कराऊंगा। और अभी आज एक और मिल रहा है, शाम को एक और 8 बजे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। उसकी पीडीएफ थोड़ी देर में डल जाएगी। प्लीज वो पीडीएफ शेयर करिएगा दूसरा बना करके। उसकी पीडीएफ आपको और वो मिल जाएगा ग्रुप में। और आप 8 बजे दूसरा मॉक टेस्ट उसका सॉल्यूशन देखेंगे। याद रखिए इस बात का, ठीक है ना। सो दोनों ही मॉक टेस्ट आज आपको अवेलेबल होंगे। कल से इसकी टाइमिंग प्रॉपर आपको पता चल जाएगी कि कब फिक्स हो रहे हैं मॉक टेस्ट और कब कब ये मॉक टेस्ट होंगे। सो आज का मॉडल पेपर, इसकी पीडीएफ 2 घंटे पहले मैंने इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दी थी। बहुत सारे बच्चों ने शायद देख ली होगी, नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाकर वो देखिए और उसके बाद मॉक टेस्ट बनाइए। और इसकी प्लेलिस्ट बनेगी अलग से, इसकी प्लेलिस्ट बनेगी मॉक टेस्ट सीरीज 100 मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज एयरफोर्स XY02 2025। अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, ध्यान रखना। और जो भी पीडीएफ आपको चाहिए, यदि टेलीग्राम पर नहीं मिलती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। इस बात का समझ लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड फाइनली पहला मॉक टेस्ट जिसकी पीडीएफ मैंने 2 घंटे पहले भेज दी थी, और उसका सबसे पहला क्वेश्चन, ये पैसेज आपके सामने स्क्रीन पर है। ये पैसेज आपके सामने प्यारे बच्चे स्क्रीन पर है। इसके 2 पार्ट हैं, एक ये और एक। फटाफट से आप इसको रोक करके देख सकते हैं, इसको रोक करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये पैसेज मैं अभी इसे कैसे कराऊंगा आपको बताऊंगा, कि जब भी आपको समय कम बचे और पैसेज को जल्दी करना हो तो बहुत आसान पैसेज है। एक बार आप इसे पढ़ लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ करके स्टॉप कर लीजिए वीडियो को और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ा देता हूं। प्लेंटी ऑफ रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च हुई है और उससे यह पता चला है लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज, या दूसरी लैंग्वेज को, मैं इसका दूसरी लैंग्वेज को यार आप पढ़ोगे तो वो तुम्हारे ब्रेन पावर को बूस्ट करेगी। हम एक लैंग्वेज जानते हैं, लेकिन दूसरी लैंग्वेज और सीखेंगे तो उससे ब्रेन की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। लेकिन एक नई स्टडी, न्यू स्टडी दैट वाज रिलीज, जिससे अभी पता चला है, एक न्यू स्टडी हुई है, उससे क्या पता चला है, बूस्ट इससे पता चला है, रिलीज ऑन मंडे। इससे ये पता चलता है कि द इफेक्ट्स, जो इसके प्रभाव है, एक्सटेंड टू दोज, उनके लिए हु बिगिन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, जिन्होंने एक नई लैंग्वेज सीखना शुरू किया था अराउंड द एगो ऑफ 10, जिन्होंने 10 साल से पहले यदि लर्निंग दूसरी लैंग्वेज सीखना शुरू किया है, तो उससे यह पता चलता है कि इसके प्रभाव और ज्यादा बेहतरीन हो सकते हैं। द स्टडी पब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग ऑफ, बस मैं अभी ऐसे बता रहा हूं, आप समझते चलिए, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, ये एक संस्था का नाम है। और इसने जो पब्लिश किया है, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, वो ये दिखाते हैं कि द पीपल, दोज पीपल, दैट पीपल हु बिगेन लर्निंग, जिन्होंने इंग्लिश को सीखना शुरू किया था अराउंड द एज ऑफ 10, 10 साल के आसपास जिन्होंने इंग्लिश को सीखना शुरू किया था, एंड वर इमर्स्ड इन द लैंग्वेज, और पूरी तरह से उस लैंग्वेज को कमांड में कर लिया था, विच मीन्स दैट दे हर्ड एंड यूज्ड इट इन डेली लाइफ, उन्होंने रोजाना पूरे मन से इस लैंग्वेज को शुरू किया था सीखना। सोड इंप्रूवमेंट, उनमें सुधार पाए गए इन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन्स, हाँ, व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर का मतलब होता है कि ब्रेन का जो थिंकिंग पार्ट होता है, जो सोचने की क्षमता होती है ब्रेन में, जो सोचने वाला पार्ट और भाग होता है, वो काफी इंप्रूव हुआ है कंपेयर टू द पीपल, उन लोगों की बजाय हु ग्रू अप स्पीकिंग ओनली इंग्लिश, ऐसे लोगों की बजाय जिन्होंने केवल एक लैंग्वेज को सीखना शुरू किया एंड डिड नॉट लर्न अ सेकंड लैंग्वेज। कितना आसान है, अभी मैं पूरा बताऊंगा, प्लीज इसको पढ़ लीजिए।
अभी पूरा बता रहा हूं इसका मीनिंग क्या है, बस इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज। इसका सेकंड पार्ट ये है, चलिए इसका सेकंड पार्ट ये है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट, ये क्या हो रहा है वो कहें, हाँ इसका सेकंड पार्ट ये है पैसेज का, ये पैसेज का सेकंड पार्ट है, प्लीज एक बार देख लीजिए फटाफट से। चलो, दीज हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, बहुत सिंपल है, वर इन एरियाज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज। दीज हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ये हायर लेवल था, जो वर्ड्स थे हमारे पास किसी भी लैंग्वेज में, वर इन एरियाज वही जिम्मेदार थे फॉर लैंग्वेज के लर्निंग के लिए, एंड सीमेंटिंग प्रोसेस, जो भी एक लैंग्वेज में वर्ड होते हैं, वोकेबुलरी होती है उसके लिए। रिसर्चर्स ने ये स्टडी करी है कि ब्रेन स्कैन ऑफ, हमारा जो दिमाग है वो 20 ब्रेन स्कैन ऑफ 20 पीपल, 20 लोगों के ऊपर ये किया गया, ऑल अराउंड ऑफ द एज ऑफ 30 के जो थे, हु हैड लिव्ड इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में 13 महीने से रह रहे थे एक साथ, जो उन्होंने इंग्लिश सीखी, दे हैड ऑल स्टार्टेड, उन्होंने सीखना शुरू किया था इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज की तरह अराउंड द एज ऑफ 10। 10वीं साल में उन्होंने इंग्लिश को भी दूसरी लैंग्वेज की तरह सीखना शुरू किया, एंड देयर अमेजिंग एनालिसिस, और ये पता चला उनके एनालिसिस करने से, आर कंपेयर्ड देयर अमेजिंग एनालिसिस वर कंपेयर टू 25 पीपल ऑफ सिमिलर एज, उनकी तुलना की गई सिमिलर एज के हु स्पीक ओनली लैंग्वेज। कितना सही लाइन है, समझो इसको टॉपिक, दोबारा से इस पैसेज को पढ़ना, अच्छा पैसेज है और आ भी चुका है, ध्यान रखना 2018 में एयरफोर्स में आया हुआ पैसेज है। इन्होंने ये कहा है, सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति एक लैंग्वेज सीख रहा है वो भी ठीक है, लेकिन साथ में ही तुम दूसरी लैंग्वेज सीखना शुरू कर दोगे तो हमारी ब्रेन की सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है ना, व्हाइट मैटर की पावर बढ़ जाएगी, हमारी ब्रेन पावर है वो बूस्ट हो जाएगी, मतलब दो लैंग्वेजों को सीखना ज्यादा हमारा दिमाग काम करेगा बजाय एक लैंग्वेज को सीखने के। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा बहुत जल्दी। पहला क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूं, पहला क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीन पर देखिए, जिन्होंने पीडीएफ नहीं लिया, पीडीएफ में 2 घंटे पहले भेजूंगा। पहला क्वेश्चन, ये एक्चुअल पेपर है, याद रखना, पैसेज का पहला क्वेश्चन, रिसेंट रिसर्च से क्या पता चला है, जो रिसेंट रिसर्च हुई है उनसे क्या पता चला है, केवल एक लैंग्वेज सीखने से ब्रेन पावर बूस्ट हो जाएगी? नहीं होगी। लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज बूस्ट ब्रेन पावर, हाँ सेकंड लैंग्वेज सीखने से ब्रेन पावर क्या होती है, ब्रेन पावर बूस्ट होती है, ये बात सही है। यहीं से क्लियर हो गया कि सर एक साथ या तुम दूसरी लैंग्वेज भी सीख रहे हो तो ब्रेन की पावर बूस्ट हो जाएगी। लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन, लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज रिटार्ड मेंटल कैपेसिटी, क्या दूसरी लैंग्वेज सीखने से हमारे मानसिक स्थिति कम होती है, रिटार्ड माने खत्म होती है? नहीं, गलत कहा गया है। लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज बूस्ट ब्रेन पावर व्हेन इट इज डन एट अराउंड 10 ईयर्स, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। पहले क्वेश्चन का सही आंसर, हाँ हाँ, ये बात ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए दोबारा से प्लीज, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो एक बार मैं क्या बोलने वाला हूं। दूसरी लैंग्वेज को कौन सी एज में सीखा जाए कि ये सबसे ज्यादा ब्रेन पावर बूस्ट होती है? 10वीं साल में तुमने 2 लैंग्वेजों को सीखना शुरू किया था, 10 ईयर्स में, एट द एज ऑफ 10, तो तुम्हारी ब्रेन पावर बूस्ट होगी। तो सही आंसर, तुम सेकंड लगाओगे, मैं इसलिए तुम्हें देख रहा था, लेकिन सही आंसर क्या होगा, आंसर होगा फोर्थ। ये हमारा ब्रेन कब अच्छा काम करता है, जब सेकंड लैंग्वेज कौन सी एज में शुरू की जाए, व्हेन यू आर और व्हेन यू वर एट द एज ऑफ 10। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये पैसेज में कहा गया है क्लियरली, ये क्लियरली पैसेज में बोला गया, दोबारा से पढ़िए एक बार पैसेज को देख लीजिएगा। समय की कमी होते हुए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप आंसर लगाओगे सेकंड तुरंत देख करके, लेकिन ये गलत है, आंसर होगा फोर्थ। एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को सीखना हमारी ब्रेन पावर को बूस्ट करता है, लेकिन कब करता है, हमेशा नहीं, जब ये दूसरी लैंग्वेज सीखी जाए एट द एज ऑफ 10 ईयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ कि नहीं? पहला क्वेश्चन क्लियर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जल्दी बताइए, स्क्रीन पर आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीन सर क्लियर है कि नहीं देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन सर स्क्रीन पर आपके सामने है, मैं तब तक इसको इरेज कर देता हूं। मैं दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, व्हेन वन इज इमर्स्ड इन अ लैंग्वेज, जब व्यक्ति कोई एक पूरी तरह से एक लैंग्वेज को सीखने का मन बना लेता है,
जब पूरी तरह से when one is immersed, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह लग जाता है, कहते हैं ना एक लैंग्वेज को सीखने में पूरी तरह लग जाता है, तो ये बताओ क्या वो उस लैंग्वेज को रिसर्च में यूज करता है या डे टू डे लाइफ में? वो उस लैंग्वेज को डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू कर देता है। ये बताओ सच बात है, तुम कब एक लैंग्वेज सीख पाओगे? कोई भी भाषा तुम कब सीख पाओगे? जब कभी कभार उसे यूज करोगे कि रोजाना डे टू डे लाइफ में जब तुम बोलोगे तो वही लैंग्वेज तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। तुम हिंदी में क्यों परफेक्ट हो? बचपन से हिंदी बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं आती? सर कभी कभार बोलता हूँ, 10-15 साल बाद बोलता हूँ सर। ही स्टार्ट्स यूजिंग इट इन डे टू डे लाइफ, बिल्कुल सही है। ठीक है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज बहुत आसान हो जाती है, वन इज मस्ट लैंग्वेज जो तुम डे टू डे लाइफ में उसको यूज करते हो। ये पैसेज में बोला गया, सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं प्लीज कि सर क्या चेंज करना है पढ़ाने के तरीके में, कोई दिक्कत मत लेना। तीसरा क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ फिर से टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। तीसरा क्वेश्चन सर बताइए, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए फटाफट से भाई, बहुत बढ़िया। द ब्रेन व्हाइट मैटर, ब्रेन का जो व्हाइट मैटर होता है उसको कौन सा होता है वो पार्ट ब्रेन का? वो ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जिसको व्हाइट मैटर एज यूज्ड इन द पैसेज? पैसेज में एक वर्ड आया था द ब्रेन व्हाइट मैटर, तो मैं आपको बता दूं वो ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है बताओ? नॉन बोन पार्ट होता है, बिना हड्डी वाला, आगे वाला पार्ट होता है, फोरहेड होता है? नहीं, जो थिंकिंग पार्ट होता है उसी को व्हाइट मैटर कहते हैं। सोचने की क्षमता, जहां हमारे दिमाग में वो वाला हिस्सा जहां से सोचा जाता है, थिंकिंग पार्ट ऑफ अवर ब्रेन इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर। ये बात आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें दी गई है। दूसरे शब्दों में उसको समझाया गया है कि हमारा व्हाइट मैटर, ब्रेन का व्हाइट मैटर वो बढ़ जाता है, मतलब सोचने की क्षमता बढ़ जाती है जब हम दूसरी लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं। तीसरे का सही आंसर तीसरा होगा। तीसरे का सही आंसर क्या होगा? तीसरा। चौथा क्वेश्चन पैसेज का, प्लीज स्क्रीन पर देखिए, चौथा क्वेश्चन पैसेज का, चौथा क्वेश्चन पैसेज का, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सीमेंटिक्स? ये तो आता होगा। पैसेज में एक वर्ड आया कि किसी भी भाषा के जो सीमेंटिक्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? किसी भी भाषा में जो सीमेंटिक्स होते हैं उन्हें किस वर्ड से बोला गया? सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स का मतलब है किसी भाषा में, ये ब्रेन से संबंधित कोई वर्ड है? नहीं, ये तो पढ़ा होगा, ब्रेन मैपिंग होती है? नहीं, फिजिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं, बिल्कुल गलत। किसी भी भाषा में जो शब्द यूज होते हैं उनको बोलते हैं सीमेंटिक्स, कनेक्टेड विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। वर्ड्स और सेंटेंसेस का क्या मीनिंग है उस भाषा से रिलेटेड, उस भाषा में यूज होने वाले शब्द और वर्ड सेंटेंसेस, उनको सीमेंटिक्स कहा जाता है। सीमेंटिक्स किसी भी भाषा में यूज होने वाले शब्दावली, वर्ड्स एंड, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग शब्दावली होती है इसलिए उनको सीमेंटिक्स कहा जाता है। फोर्थ इज द राइट आंसर। एक्यूरेट आंसर क्या प्यारे बच्चे? फोर्थ इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन पैसेज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर, द फ्रेज दीज हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, दीज हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी इज रिलेटेड टू, बताइए। एक फ्रेज आया है दीज हायर, बहुत अच्छा लेवल का पेपर है, बहुत बढ़िया एक्चुअल पेपर है जो एयरफोर्स में है। एक फ्रेज आया था दीज हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, किससे रिलेटेड है? हमारे दिमाग की सोचने की क्षमता, लैंग्वेज से रिलेटेड है? बिल्कुल गलत। ब्रेन से रिलेटेड है। सिलेबस जो हमारी लैंग्वेज में यूज होता है? बिल्कुल गलत। हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसी से रिलेटेड है ये सब। दीज हायर लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, हमारे दिमाग की जो संरचना है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड संरचना है, पूरी बॉडी उससे कंट्रोल होती है। तो सर ये जो फ्रेज आया था ये हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर से संबंधित है। ये जो फ्रेज आया था हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर से संबंधित है। पांचवे का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? ये जरूर बताइएगा कि ये मॉक टेस्ट सीरीज चलनी चाहिए कि नहीं। यदि इस पर 100 कमेंट नहीं आए वीडियो पर, टेस्ट सीरीज बंद हो जाएगी। जय हिंद लिख देना है आपको कमेंट बॉक्स में, ये आप चाहते हैं कि सीरीज चलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, समय की कमी है इसलिए मैं जल्दी कराऊंगा भाई। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, जल्दी बताइए भाई, मिस स्पेल्ड वर्ड बताइए फटाफट से। सारे बच्चे मिस स्पेल्ड वर्ड बताएंगे फटाफट से, जल्दी। जल्दी बताओ। देखो भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ एक वर्ड, 4 शब्द दिए गए, उनमें से किसी एक की स्पेलिंग गलत है। जल्दी बताओ आपने इसको कर लिया हो तो। परपेचुएटिंग की मैं आंसर, इनके मीनिंग सबके बताऊंगा, टेंशन मत लेना। परपेचुएटिंग कहते हैं किसी काम को जारी रखना, टू कंटिन्यू।
ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, समझ लेना, टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। राइचुअस, जो आदमी हमेशा हमेशा अच्छाई पर चलता है, धर्म पर चलता है, उसे राइचुअस कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो एक तरह से संत, आप कह सकते हो संत, आप या कह सकते हो अ पर्सन हैविंग गुड क्वालिटीज, अ पर्सन हैविंग ऑलवेज, जो क्या होता है जिसके अंदर हैविंग गुडनेस होती है, उसे राइचुअस कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है। उसने पूछा ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग सही है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी स्पेलिंग सही है, एडजेक्टिव है, ये आंसर नहीं हो सकता। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग सही है, इसका मतलब क्या होता है, रेस्टोरेंट माने किसी को क्या करना, किसी को कंट्रोल में करना, क्या करना, रेस्टोरेंट आपने सुना होगा, इसी की थर्ड फॉर्म की तरह यूज हुआ है। तो रेस्टोरेंट का मतलब होता है, जैसे आपके पिताजी बचपन से आप पर बहुत कंट्रोल करते हैं कि कहीं बच्चा इधर उधर भटक ना जाए, किसी चीज पर रिजिड रहना, एकदम रिजिड रहना, कंट्रोल में करना किसी चीज को, बिल्कुल पूर्ण नियंत्रण होना, किसी चीज पर पूर्ण नियंत्रण होना, उसको क्या कहा जाता है, नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण होना, उसे रेस्टोरेंट कहते हैं। और सेक्रीफाइसिंग की स्पेलिंग क्यों गलत है, सेक्रीफाइसिंग की स्पेलिंग होती है ऐसे CRIFING, सेक्रीफाइसिंग SACRIFICING, SACRIFICING, याद रखो, यहां वाई नहीं आएगा, वाई की जगह पर आई आएगा, इसलिए यही सही आंसर है, क्योंकि यही वो शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है। सेक्रीफाइसिंग माने होता है पूरी तरह से समर्पित, बलिदान। सर मैं कंप्लीटली, आई एम टोटली सेक्रीफाइसिंग, मतलब पूरी तरह से मेरी हाँ है, मेरा बलिदान, मेरी सहमति है। परपेचुएटिंग वर्ड का मीनिंग क्या है, किसी काम को लंबे समय तक जारी रखना, टू कंटिन्यू अ वर्क और अ टास्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहते ना सर, परपेचुएशन, परजर्वेंस होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। राइचुअस का मतलब एक ऐसा आदमी जो हमेशा सही की बात करता है, हमेशा धर्म की बात करता है, हमेशा धर्मार्थ, जो धर्म के बारे में सोचने वाला है, मतलब अच्छाई की बात करता है। संत है अ पर्सन हैविंग अ गुडनेस, जिसके अंदर बहुत ही अच्छाई का भाव है। रेस्टोरेंट माने होता है किसी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण, किसी के ऊपर पूर्ण कंट्रोल। जैसे आपके पापा बचपन से आपको कठोर हैं थोड़े से आपके प्रति, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि मैं बच्चे को डांटूंगा नहीं तो वो बिगड़ जाएगा, ये रेस्टोरेंट कहलाएगा। और सेक्रीफाइसिंग की स्पेलिंग गलत है, यही सही आंसर है। और सेक्रीफाइस किसे कहते हैं, किसी के लिए न्यौछावर हो जाना, बलिदान हो जाना। और सेक्रीफाइसिंग मतलब जिसमें ऐसी हैबिट हो, और इसी की स्पेलिंग गलत है, यही सही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। स्क्रीन 6वां क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन, फटाफट से बताओ भाई। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, एक वर्ड आया जनरस, और जनरस का सिनोनिम्स क्या होगा मुझे आपसे चाहिए। जनरस एक वर्ड आया प्यारे बच्चे, GENEROUS, जनरस का सिनोनिम्स बताना होगा। द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड जनरस, फटाफट से बताओ भाई। द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड जनरस एक एडजेक्टिव है, पहले मैं बता दूं, ये बहुत जानना जरूरी है कि हर्ड वर्ड क्या है। ये भी एक एडजेक्टिव है, मैलवोलेंट, लिबरल भी एक एडजेक्टिव है, स्टिंजी भी एक एडजेक्टिव है, और डाइवर्जेंट भी एक एडजेक्टिव है। जनरस का मतलब होता है बहुत ही दयालु और उदार। जनरस एक एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है पर्सन हैविंग काइंडनेस और काइंड हार्टेड, ठीक है ना। दयालु या उदार, समझ लो, दयालु या उदार। अब मुझे बताओ जनरस किसे कहते हैं, सिनोनिम्स पूछा गया है। मेलवोलेंट किसे कहते हैं, मेलवोलेंट माने जो निर्दयी बंदा है, जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं है, ये इसका एंटोनिम्स हो गया, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। इस डाइवर्जेंट किसे कहते हैं, अलग अलग तरह का जो चीज होती है, विविध, विविध। शायद हिंदी सुनी हो आपने, इंग्लिश में बोलूं तो मैं डाइवर्स का नाम सुना होगा आपने, डाइवर्स भी नहीं सुना होगा तो आपने डिफरेंट सुना होगा, ठीक है। डिफरेंट सुना होगा, डाइवर्स नहीं सुना होगा तो डिफरेंट आपने सुना होगा। इंडिया इज अ कंट्री वेयर यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन एवरी एरिया ऑफ एस्पेक्ट, ये नेहरू जी ने बोला था कि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, विविधता में एकता। डाइवर्जेंट एक एडजेक्टिव है, डाइवर्जेंट एक एडजेक्टिव है प्यारे बच्चे, और इसीलिए ये डाइवर्स से बना हुआ, डाइवर्स एक वर्ब है और डाइवर्सिटी इसकी नाउन है। डाइवर्सिटी, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए डाइवर्सिटी इसकी एक नाउन है, ठीक है। विविधता, किसी चीज का अलग अलग होना, वेराइड, कहते हैं ना वेरियस चीजें हैं मेरे पास सर, वेरियस अलग अलग चीजें अनेक तरह की, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट, वेरियस, ठीक है। लिबरल इसका सही आंसर है, क्योंकि लिबरल का मतलब होता है उदार। जिसका दिल कैसा है, काइंड हार्टेड है, ठीक है, जिसका दिल काइंड हार्टेड हो
उसको कहते हैं लिबरल, जो बहुत उदार है। लिबर्टी एक अलग वर्ड है, स्वतंत्रता। लिबरल माने उदार। जनरस का सही सिनोनिम्स होगा लिबरल। मेलवोलेंट माने लिखो निर्दयी, जो दुष्ट आदमी है, जो विक्ड आदमी है, जो वाइल है, जिसमें बुराई भरी हुई है, उसको हम मेलवोलेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मेलवोलेंट। और स्टिंजी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा कंजूस है। कंजूस या फिर कह लो एक तरह से नीच आदमी जो होता है, निगार्ड। जो निगार्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? उसको हम बोलते हैं स्टिंजी। इसलिए सही आंसर ना तो डाइवर्जेंट होगा, ना स्टिंजी होगा, ना मेलवोलेंट होगा। सही आंसर होगा लिबरल इज द राइट आंसर। फटाफट से कुछ भी इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। 7वां क्वेश्चन, नंबर जरूर बताना कितने आए आपके। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। एक वर्ड आया मिट्टी गेट का सिनोनिम्स बताना है। मिट्टी गेट एक वर्ब है और इसका सिनोनिम्स आपको पर्यायवाची बताना है कि सर मिट्टी गेट का सिनोनिम्स क्या होगा, फटाफट से बताओ। मिट्टी गेट एक वर्ड है जो कि एक वर्ब है, लिखते चलना। मिट्टी गेट एक वर्ब है। हिंदी भी बता देता हूं, मिट्टी गेट माने कम करना। मिट्टी गेट माने देखो इनहेंस किसे कहते हैं? किसी चीज को इंक्रीज करना, किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। ये आंसर होगा नहीं, अपोजिट हो गया। एग्रेवेट माने किसी चीज को एक्साइट करना, उकसाना या बढ़ाना। किसी चीज को एक्साइट करना या इंक्रीज करना, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑगमेंट का मतलब भी है किसी को उकसाना, एक्साइट करना या फिर रेप्रीमेंड करना। रेप्रीमेंड करना, ठीक है ना। प्रवोक करना, किसी चीज को प्रवोक करना मतलब उकसाना, किसी को भड़काना, ये भी आंसर नहीं होगा। सो सही आंसर क्या होगा? मिट्टी गेट माने कम करना, और लेसन माने भी क्या होता है? लेसन का मतलब भी है प्यारे बच्चे कम करना। इसलिए दिस इज द राइट आंसर। ए फर्स्ट इज द राइट आंसर। मिट्टी गेट वर्ड का सिनोनिम्स पूछा है, ए फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ये तीनों इसके अपोजिट हो गए। ऑगमेंट माने किसी को भड़काना, उकसाना। एग्रीवेट का मतलब भी एग्रेवेट, किसी को एक्साइट या इंक्रीज, किसी चीज को रेज करना, किसी मुद्दे को और ज्यादा भड़का देना, रेज करना। मैग्नीफाई करना, एम्पलीफाई करना। इन दोनों के मीनिंग और भी हो सकते हैं। एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई करना, मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई करना, ठीक है ना। इनहेंस माने भी यही शब्द होता है, और इसलिए सही आंसर क्या होगा? मिट्टीगेट का कम करना, लेसन माने भी कम करना। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। 9वां क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा वर्ड है। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। एक वर्ड है म्यूटिनस का एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट बताना है। म्यूटिनस एक एडजेक्टिव है, और म्यूटिनस का अपोजिट बताइए फटाफट से। म्यूटिनस एक एडजेक्टिव है और म्यूटिनस का अपोजिट बताना होगा भाई। म्यूटिनस एक एडजेक्टिव है और म्यूटिनस का अपोजिट आपको बताना होगा। जल्दी बताइए सब लोग, टाइम दिया गया है। म्यूटिनस का अपोजिट, म्यूटिनस का अपोजिट बताइए भाई सब लोग। म्यूटिनस क्या है? एडजेक्टिव है, इसका अपोजिट देखो। म्यूटिनस किसे कहते हैं आप समझने की कोशिश करो। एक ऐसा बंदा जो विरोधी है, मतलब हर चीज का जो क्या करता है, जो हर चीज का विरोध करता है। जो हर चीज का विरोध करता है, मतलब जो आज्ञाकारी नहीं है, जो डिसओबीडियंट है। DISOBEDIENT, डिसओबीडियंट है। जो मतलब अपोज करता है, हर चीज का विरोध करता है, आप कह सकते हो अपोज जो करता है। मतलब किसी चीज को जो रिफ्यूजल है, जो किसी चीज को मना कर देता है काम करने से, रिफ्यूज कर देता है, रिफ्यूजल, ठीक है, डिनाइल, ये म्यूटिनस होता है। ये क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब इसका अपोजिट पूछा गया है, तो अपोजिट कौन होगा? जो वफादार है, जो तुरंत बात को मान ले, जिस पर विश्वास किया जा सके। तो इसका सही आंसर तो ये पता चल गया कि आंसर होगा वफादार। जो लॉयल है, ये कौन है? ये LOYAL, लॉयल। ये वफादार है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, ये धोखा नहीं देगा। फेथफुल इसका अपोजिट हो गया। और म्यूटिनस एक ऐसा बंदा है जिस पर तुम भरोसा नहीं कर सकते, जो नॉट एक्सेप्टेबल है, और जो विरोधी डिसोबीडियंट है, जो बिल्कुल आज्ञाकारी नहीं, जो कभी आपकी बात मानेगा नहीं, उसका उल्टा करेगा। अब पता चलना चाहिए सर, म्यूटिनस का आंसर तो पता चल गया। अनरूली भी सुना होगा आपने। अनरूली किसे कहते हैं? जो बहुत ही असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, जो किसी काम को UNCIVI, अनसिविलाइज्ड, ठीक है, LIZED, जो असभ्य है, जो बहुत ही ज्यादा र्यूड है। र्यूड का मतलब होता है असभ्य, इसलिए ये आंसर तो है नहीं, क्योंकि ये तो इसका
क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता होगा, जो पारस्परिक संबंध होते हैं या म्यूचुअल रिलेशनशिप होते हैं उनको रेसिप्रोकल कहा जाता है। आपसी जो संबंध या रेसिप्रोकल माने होता है पारस्परिक। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, बताओ फटाफट से। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, आपस में, जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, म्यूचुअल। और इंसर्जेंट किसे कहते हैं, ये भी आंसर नहीं है, बताओ भाई। इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है जल्दी। इंसर्जेंट बहुत सिंपल मीनिंग है, कोई भी म्यूटिनस का ये सिनोनिम्स है जिसके अंदर विद्रोह भरा हुआ है, रिवेल है, जिसके अंदर विद्रोह भरा हुआ है, ये म्यूटिनस का सिनोनिम्स है। ये म्यूटिनस का सिनोनिम्स है, पूछा उसने एंटोनिम्स है। म्यूटिनस कहते हैं जो विरोधी है, जो बात नहीं मानेगा, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो डिसलॉयल है, और उसका अपोजिट होगा फेथफुल, जिस पर विश्वास किया जा सके। थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर भाई, बिल्कुल सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। 10वां क्वेश्चन स्क्रीन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ऐसा टॉपिक है कि एक क्वेश्चन आना ही है। ही सेड, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ही सेड पास्ट है, व्हाट आर यू डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कितना आसान है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया तो रिपोर्टिंग वर्ब कभी टोल्ड में चेंज हो ही नहीं सकती, हटा दो हटा दो, डायरेक्ट आंसर लगाओ। ये आस्क्ड हो गया, यू सेकंड पर्सन के हिसाब से व्हाट आई वाज डूइंग, दिस इज द राइट आंसर। अरे भाई बहुत सिंपल, कुछ नहीं देखना है। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, तो आने वाली रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड होगी, टोल्ड कभी हो ही नहीं सकती। सिंपल वाक्य के लिए टोल्ड लगाते हैं, सेड टू को चेंज करते हैं। थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। 11वां क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर, स्क्रीन पर आपके सामने, फटाफट से बताओ जल्दी। 11वां क्वेश्चन, spot the error which may be in one part of the sentence, if there is no error the answer is 4। जल्दी बताओ भाई। having been, जो इसको बता देगा भाई समझ जाऊंगा पढ़ रहा है। having been arrested the thief took to, पॉइजन नहीं है, प्रिजन है भाई, पॉइजन नहीं है, ये प्रिजन है, प्लीज लिख लीजिए, ये पॉइजन नहीं है, ये प्रिजन है, PRI, जेल को बोलते हैं प्रिजन। चोर को दोषी पाए जाने के बाद और उसको जेल में ले जाया गया, चोर को दोषी पाया जाने के बाद उसको जेल में ले जाया गया, हैविंग बीन अरेस्टेड, अरेस्ट होने के बाद में, थीफ टुक टू प्रिजन, बताइए फटाफट से भाई, थीफ टुक टू प्रिजन, फटाफट बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वही कर पाएगा जिसने इंग्लिश को बहुत सीरियसली, ग्रामर जिसके बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर हैं। सोच कर बताना। जब गिरफ्तार किया गया चोर को, समझना यहां तक समझो, हैविंग बीन अरेस्टेड, पास्ट पार्टी परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस के बीन प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां तक छोड़ो, ये पैसे में यूज हो रहा है, ठीक है। जब गिरफ्तार करने के बाद में, अब यहां से सेंटेंस को पढ़ो प्लीज, द थीफ टुक टू प्रिजन, चोर जेल में गया। तो ये बताओ, कोई भी चोर जेल में खुद जाता है कि उसे ले जाया जाता है? कोई भी काम जब खुद न किया जाए बल्कि किसी और के द्वारा किया जाए तो उसे पैसिव वॉइस में कहते हैं भाई, जब सब्जेक्ट उस काम को खुद न कर पाए। अरे भाई चोर जेल में खुद जाता है कि उसे लाया जाता है किसी के द्वारा। तो सच बताओ, ये एक्टिव होगा या पैसिव? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होगा, द थीफ। सो इसका पैसिव क्या होगा? भाई ये पैसिव है, तो थीफ को चोर में, जो चोर है वो जेल में गया है कि ले जाया गया है? पास्ट इंडेफिनिट का प्यारे बच्चे पैसिव क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होगा थीफ वाज, ठीक है, थर्ड फॉर्म पैसिव में टेकन, थीफ वाज टेकन टू द प्रिजन, उसे जेल में वो खुद नहीं गया, उसे ले जाया गया है। किस पार्ट में गलती है? तीसरे पार्ट में गलती है, ये तीसरा पार्ट है। टुक टू प्रिजन होगा या वाज टेकन टू द प्रिजन होगा? वाज टेकन टू प्रिजन होगा, दा नहीं, तो दा नहीं है उसमें, वाज टेकन टू प्रिजन होगा, और इसलिए सी थर्ड पार्ट में गलती है। थर्ड पार्ट में गलती है, स्पॉटिंग एरर कौन से पार्ट में है? तीसरे पार्ट में स्पॉटिंग एरर है, तीसरा इसका आंसर। इसके टिक मार्क कहाँ है? थर्ड पार्ट में इसमें गलती है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ABCD ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। थर्ड पार्ट में गलती है प्यारे बच्चे, लिख नहीं पाए 1 2 3 4, थर्ड पार्ट में गलती है, ठीक है ना? थर्ड पार्ट 1 2 3 4, तो यहाँ थर्ड पार्ट में गलती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना? थर्ड पार्ट में गलती है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, 11वां क्वेश्चन खत्म हो गया। स्क्रीन पर आपके सामने 12वां क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपके सामने 12वां क्वेश्चन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, एक नंबर, एक्टिव पैसिव सॉरी, एक नंबर 100% कंफर्म है।
एक नंबर 100% कंफर्म है। इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, और व्हाट आर यू राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बीइंग आनी है, बस बीइंग देख लो, ये हो नहीं सकता। कंटिन्यूअस के पैसे में बीइंग लगती है, यहां कहीं बीइंग नहीं है, इसे हटा दो। और बीइंग कहां नहीं है, शुरुआत में सब्जेक्ट नहीं आ सकता क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है, इंटेरोगेटिव वाक्य है। सॉरी सॉरी सॉरी, आ सकता है क्योंकि सिंपल बनाना है। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो, लिखने वाले तुम हो, ये सब्जेक्ट है। यहां वॉट क्या हो जाएगा, वॉट शुरुआत में आ जाएगा, ठीक है ना, वॉट क्या आ जाएगा शुरुआत में। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में इंट्रोगेटिव है तो यहां भी वर्ब आएगी, सब्जेक्ट पहले नहीं आ सकता, इसलिए ये आंसर होगा नहीं। यू के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, वॉट, और यहां पर अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट बन गया, वॉट आर यू राइटिंग, वॉट इज बीइंग रिटन बाय यू, ये लास्ट में चला जाएगा, वॉट के अकॉर्डिंग इज आ जाएगी, बीइंग रिटन। और भाई ये दोनों ऑप्शन एक साथ कैसे, दोनों एक साथ कैसे लिखें ये, यहां ये आर होगी एक में आर है, प्लीज ये नहीं होना चाहिए सर, एक में आर एक में इस, ध्यान रखिएगा, एक में आर होगी, आर हो नहीं सकती, यू के अकॉर्डिंग आर नहीं आएगी क्योंकि ये सब्जेक्ट इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, व्हाट के अकॉर्डिंग सिंपल इज लगाएंगे, और थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर, तीसरा सही आंसर है। जिन्होंने चौथा भी लगा दिया चल जाएगा क्योंकि हमारी गलती है, बट ये गलती आगे से आपको नहीं मिलेगी, प्लीज ये गलती नहीं होनी चाहिए, चेक करिए, दूसरे पेपर को क्रॉस चेक करिए प्लीज, बुक से क्रॉस चेक करिए प्लीज, चेंज द बॉयज, ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। व्हाट आर यू राइटिंग, तो व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू, 12 का थर्ड इज द राइट आंसर, 12 का थर्ड इज द राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन, आइडम्स एंड फ्रेज, एक क्वेश्चन आना ही है, एक क्वेश्चन आइडम्स फ्रेज का आना ही है। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर, वोकैबुलरी नहीं पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी गलती हो रही है। कट अ सॉरी फिगर बहुत सिंपल है भाई, तुमने एक फिगर बनाया, हम मान लेते हैं फिगर का मतलब इमेज मान लेते हैं, कितना आसान है, तुमने एक फिगर बनाया, कहीं तुम स्कूल में हो, तुम्हें फिगर दिया गया कि चलो इस फिगर को बनाओ, तुमने एक फिगर बनाया, मैम ने तुम्हें एक इमेज बनाने के लिए दी, वो इमेज थोड़ी सी कट गई, एक जगह से फट गई और कट गई, तो तुम मैम से बोलोगे सॉरी कि मैम गलती हो गई प्लीज, तो वहां ये बताओ जब मैम कॉपी चेक करेंगी तो उसका गुड इंप्रेशन जाएगा कि बैड इंप्रेशन जाएगा, टू गिव अ बैड इंप्रेशन और टू गिव अ पुअर शो। तुम कहीं परफॉर्मेंस करने गए और वहां तुम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो तुम क्या कहोगे, सर फाइनली आई वॉज द एग्जाम्पल ऑफ टू कट अ सॉरी फिगर, माई परफॉर्मेंस वाज टू कट अ सॉरी फिगर, टू गिव अ पुअर शो और पुअर परफॉर्मेंस, शो का मतलब यहाँ वही है, पुअर परफॉर्मेंस। भाई गलत एक परफॉर्मेंस, गलत एक होना, दूसरे के सामने गलत प्रभाव जाना, उसी को कहते हैं कट अ सॉरी फिगर। कितना आसान है याद करना, तुमने फिगर बनाया वो कट गया, फिर तुमने मैम से सॉरी बोला, तो मैम क्या करेंगी, उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, उस पर नेगेटिव लिख देंगी। तेरे का थर्ड इज द राइट आंसर, आइडम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, बता देना क्या क्या कमी है पढ़ाने में, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, मैं चाहता हूं आपको बोरियत ना है इसलिए। एक वर्ड दिया गया क्रीज, ओ हो ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, क्रीज एक बहुत अच्छा वर्ड है, क्रीज। जब तुम्हारी शर्ट होती है और उस पर सलवट पड़ जाते हैं, सलवट, तो उन्हें क्रीज कहा जाता है, ध्यान करिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्रीज, सलवट, क्रीज क्या, सॉरी सुन लो ध्यान से, क्रीज क्या है, क्रीज एक नाउन है, क्रीज वर्ब नहीं है, क्रीज एक नाउन है, नाउन, लिख लेना ये सारी चीजें। जब तुम्हारी शर्ट होती है और शर्ट पर सलवट पड़ जाती है, बिना प्रेस के तुम उसको ले पहन के आते हो, तो हम कहते हैं यार क्रीज हो रही है बहुत सारी, मतलब सलवट पड़ी हुई हैं। अब ये पूछा गया कि क्रीज का एडजेक्टिव क्या होगा, तो जिनको नहीं पता है प्लीज क्रीज का एडजेक्टिव लिख लीजिए, क्रीज का एडजेक्टिव है CREASED, क्रीज का एडजेक्टिव क्रीज्ड होगा, यदि इसमें ऑप्शन है तो वही आंसर होगा, ये क्रीज का एडजेक्टिव है, लिख लो, ये क्रीज का एडजेक्टिव है। ये जो सीज्ड है ये क्रीज नहीं है, सीज्ड है, ये सीज की सेकंड फॉर्म है। ये सीज होता है ना, सीज, मैं दोबारा बता देता हूं, सीज माने होता है किसी चीज को, गाड़ी को सीज कर लिया गया है, मुझे जब्त कर लिया गया है, गाड़ी को क्या कर लिया गया है, जब्त करना, किसी चीज को सीज करना, ठीक है ना, प्रोहिबिट करना, प्रिवेंट करना, रोकना, उसे सीज कहते हैं, ठीक है। सीज की सेकंड फॉर्म है, ये सीज की सेकंड फॉर्म है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि सीज की सेकंड फॉर्म है, आंसर सेकंड होगा।
क्रेज तो आपको पता होगा, क्रेज एक नाउन है, किसी चीज के प्रति पागलपन होना। कहता ना सर मैं बहुत क्रेजी हूं, क्रेज एक नाउन है, प्लीज लिख लेना। क्रेज एक नाउन है। और कहते ना सर मेरी गर्लफ्रेंड बहुत क्रेजी है, वो एक एडजेक्टिव है, क्यों किसी की क्वालिटी को बताया जा रहा है। क्रेज एक नाउन है, किसी चीज के प्रति पागलपन होना। पागलपन होना, सर मुझे एयरफोर्स में जाना है, ये मेरा क्रेज है सर, मैं कुछ भी कर जाऊंगा इसके लिए, इसलिए ये एक अलग वर्ड हो गया। क्रेप्ट, क्रेप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जो क्रीप एक वर्ड होता है, CREEP, क्रीप माने रेंगना, उसकी ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। क्रीप माने होता है रेंगना, सरकना। आपने एक वर्ड सुना होगा सरकना, सरकना की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्रेप्ट होती है प्यारे बच्चे। सरकना की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्रेप्ट होती है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्रीज का लिख लो भाई थर्ड फॉर्म, सॉरी क्रीज का एडजेक्टिव क्रीज्ड होता है, ये जरूर लिख लेना, नहीं कोई पढ़ने का फायदा नहीं है कि क्रीज एडजेक्टिव है, क्रीज्ड एडजेक्टिव है, क्रीज एक नाउन है। सीज की थर्ड फॉर्म सीज्ड है, ये एक वर्ब है। सीज की थर्ड फॉर्म सीज्ड है और ये एक वर्ब है, याद रखना। क्रेज क्या है, एक नाउन है, क्रेज का एडजेक्टिव क्रेजी होता है। क्रीप की, क्रीप एक वर्ब है, क्रीप माने रेंगना, क्रीप की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्रेप्ट होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ा रहा हूं यार, किसी को लगे कि सर इतना डिटेल में मत पढ़ाइए, तो भाई मैं जल्दी पढ़ा दूंगा। आगे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। द हिमालयाज आर टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। अरे भाई साइड है ये, साइड, जब भी कभी साइड आ जाएगी आर्टिकल द का प्रयोग होगा, बहुत सिंपल। साइड के नाम से पहले आर्टिकल, हिमालय भारत के उत्तर में है, हिमालयाज आर द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालयाज आर टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, साइड के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। रेखा इज नोन फॉर, हो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेखा इज नोन फॉर, कैसे टैलेंट के लिए रेखा जानी जाती है? कैसे टैलेंट के लिए? टैलेंट एक नाउन है, पहले वो ऑप्शन हटा दिया करो जो नहीं आ सकते। अबे बेवकूफों, नाउन से पहले नाउन कैसे आ सकती है? ह्यूमिलिटी एक नाउन है, उदारता को बोलते हैं। ह्यूमिलिटी एक नाउन है और उदारता है ये, उदारता, ह्यूमिलिटी एक नाउन है। नाउन से पहले नाउन कैसे आ जाएगा? अरे नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आएगा। हिस्टोरिकल क्यों नहीं आ सकता? ये तो ऐतिहासिक हो गया। इतिहास से संबंधित चीजों को हम ऐतिहासिक कहते हैं। यहाँ कोई मतलब नहीं, टैलेंट कोई हिस्टोरिकल थोड़ी होता है, ऐतिहासिक थोड़ी होता है, अद्भुत टैलेंट होता है, और इसलिए सही आंसर हिस्टोरियनिक होगा। हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ज्यादा, एबनॉर्मल, अनकॉमन, 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 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हिस्ट्रियोनिक टैलेंट है सर। रेखा जानी जाती है सर अपने अद्भुत टैलेंट के लिए सर, उसके पास एक ऐसा टैलेंट है जो बहुत अद्भुत है, जो और लोगों के पास नहीं है। हिस्ट्रियोनिक और हिस्टोरिक किसे कहते हैं? जो हिस्ट्री से संबंधित रहा है, जो भी पिछली हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, हिस्टोरिक है। जिसे हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें पढ़ना अच्छा लगता है उसे हिस्टोरिक कहते हैं, इसलिए ये भी आंसर है। ये दोनों शब्द हिस्ट्री से संबंधित हैं। ह्यूमिलिटी एक नाउन है, नाउन से पहले नाउन नहीं आ सकता, इतना भी समझ लीजिए। ह्यूमिलिटी माने उदारता, काइंड हार्टेडनेस, काइंडनेस, और इसलिए हिस्टोरिक किसे कहते हैं? अद्भुत टैलेंट के लिए। ऐतिहासिक टैलेंट थोड़ी होता है, टैलेंट कोई ऐतिहासिक थोड़ी होता है कि ऐतिहासिक टैलेंट है उसके अंदर। इतिहास तो उसे कहते हैं जो खत्म हो गया है। हिस्टोरिक टैलेंट एक अच्छा वर्ड है, लिख लेना प्लीज। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। 17 क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। उसे, इसे वही कर पाएगा जिसे पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज होगी, इसे वही कर पाएगा जिसे पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज होगी। डॉक्टरों से सपोज किया जाता है, मतलब डॉक्टर को ऐसा माना जाता है, टू बी कंसिडरेट एंड, अरे कितना अच्छा क्वेश्चन है रे। बताओ भाई जल्दी बताओ, पहले मीनिंग में सबके बता दूंगा, पर मुझे इसका आंसर चाहिए। जो इसका आंसर बताएगा मैं समझ जाऊंगा वो बहुत सीरियसली पढ़ रहा है। देखो भाई, हेलिंग किसे कहते हैं? पहले सुनो, हेलिंग का मीनिंग बताओ फटाफट से, मुझे बताओ हेलिंग का मीनिंग बताओ। हॉर्ड किसे कहते हैं? हॉर्ड मतलब एक होता है टीम, जब किसी चीज को, काम को दल में किया जाए, या ग्रोह होता है बहुत सारे लोगों का ग्रोह, उसे हॉर्ड कहा जाता है। समझना, बताऊंगा क्यों नहीं आएगा। हेलिंग, जब आप किसी को कॉल करते हैं, मतलब बुरे समय अच्छे समय पर
तेज आवाज में पुकारते हैं, ठीक है ना, भारत माता की जय, ये आप हेलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। हॉड क्या हो गया, कोई काम ग्रुप में किया जाए, जब ग्रुप होता है उसे हॉड कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन है, टीम या ग्रोह। किसी को पुकारना, हेल करना। अब ह्यूमन और ह्यूमन में क्या अंतर है भाई, जल्दी बताओ। ये पता होना चाहिए सबको, नहीं पता है तो प्लीज लिख लो। ह्यूमन एक नाउन है, कॉमन नाउन, सॉरी, हाँ कॉमन नाउन, और ह्यूमन, ह्यूमन एक एडजेक्टिव है, मैंने हिंट दे दी है। ह्यूमन एक एडजेक्टिव है, और एक और वर्ड लिखो, यहाँ एक वर्ड आया कंसिडरेट, कंसिडरेट भी एक एडजेक्टिव है, लिखो जल्दी। जब यहां एक एडजेक्टिव है तो दूसरा भी एडजेक्टिव आएगा, ये तो क्लियर हो गया, इसलिए ह्यूमन इज द राइट आंसर, ह्यूमन इज द राइट आंसर। दो नाउन होंगे, दो एडजेक्टिव होंगे, दो प्रोनाउन होंगे। कंसीडरेट एक एडजेक्टिव है, फटाफट से लिख लीजिए। ह्यूमन भी एक एडजेक्टिव है, और ह्यूमन में सर अंतर क्या है। ह्यूमन तो होता है किसी स्पेशल पर्सन को बताता है, ह्यूमन तो होता है किसी स्पेशल पर्सन को बताता है, और जब पर्सन की क्वालिटीज को बताया जाए, पर्सन्स की क्वालिटीज को बताया जाए, क्वालिटीज को, उसे ह्यूमन कहा जाता है। ह्यूमन एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन से पहले यूज होता है, ह्यूमन एक नाउन है जो कि अकेला यूज हो सकता है। जब पर्सन की बात की जाए, स्पेशल पर्सन, तो वो ह्यूमन हो गया, ह्यूमन बीइंग। और जब किसी पर्सन की क्वालिटी की बात की जाए, वो ह्यूमन हो गया, उसके अंदर बहुत मानवीयता है, ही इज अ ह्यूमन पर्सन, उसके अंदर वो बहुत ही अच्छा आदमी है, ह्यूमन, जिसके अंदर गुड क्वालिटीज हैं, उसे ह्यूमन कहा जाता है, ह्यूमन से बना हुआ है। हेलिंग माने किसी को पुकारना, कॉल करना, जय जयकार करना, आपने हिंदी में सुना होगा, जय जयकार करना, किसी को बहुत तेज जय जयकार करना, किसी को तेज बुलाना, चिल्ला करके बुलाना, हेलिंग करना, वर्ब की तरह ट्रीट होता है, हेलिंग एक वर्ब की तरह ट्रीट होता है। ये आंसर होगा नहीं, हॉर्डे आंसर होगा नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि कंसीडरेट भी एक एडजेक्टिव है, और इसलिए यहां भी एडजेक्टिव आएगा। ह्यूमन एक नाउन है, ये भी नहीं होगा। जिसे पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज होगी वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, नहीं तो इतना आसान नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, वोकैब का क्वेश्चन नहीं है, ये है कंसेप्ट और पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड आता है कि नाउन कौन सा, एडजेक्टिव कौन सा है, वही इससे क्वेश्चन हमेशा कर पाएगा, याद रखना इस बात को। जल्दी बताइए भाई, क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए फटाफट से, क्लियर हुआ कि नहीं। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर हो चुका है। 18वां क्वेश्चन फटाफट से चलो। 18वां क्वेश्चन, कोई भी कमी दिखे आपको बता सकते हो। 18वां क्वेश्चन, रमन वाज विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। ओहो, रमन को जाना जाता है, उसके अंदर एक टैलेंट है, कैसा पता नहीं, नेचुरल टैलेंट है म्यूजिक का, बचपन से एक टैलेंट आया है। तो जो नेचुरल टैलेंट होता है, ये बताओ, वो कहीं पाया जाता है या उसको कहीं भरा जाता है, किसी को दिया जाता है, नहीं। नेचुरल टैलेंट बताओ, जो भी आपके अंदर नेचुरल चीजें पहले से आती हैं, उनके लिए इंग्लिश में बताओ कौन सा वर्ड यूज होता है। कोई नेचर का गिफ्ट हो, नेचर से आपको मिला है, तब हम उसके लिए एक वर्ड लगाते हैं, इंडोर्ड। ये नेचुरल गिफ्ट के लिए लगाते हैं, नेचुरल गिफ्ट के लिए, ये जरूर समझना। और एंट्रस्ट का मीनिंग भी यही होता है, लेकिन इसका मीनिंग है, ट्रस्ट से बना हुआ है, किसी पर ट्रस्ट किया जाए, बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, बी रेस्पॉन्सिबल, RESPONSI, बी, जिस पर भरोसा किया जा सके, उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंट्रस्टेड। एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है। तो बताओ अब यहां पर क्या आएगा, रमन के अंदर नेचुरल टैलेंट है म्यूजिक का, दिस इज द राइट आंसर। इंडोडेड माने भरा पड़ा है, बचपन से। याद रखना, मैं दोबारा इसको समझा देता हूं। नेचुरल कोई टैलेंट हो, क्वालिटी हो, कोई गिफ्ट मिला हो आपको नेचर से, कोई जो भगवान से, प्रकृति से, बचपन से, कोई नेचुरल, NATUR, नेचुरल कोई टैलेंट हो आपके अंदर, नेचुरल कोई गिफ्ट है, ठीक है ना। और नेचुरल कोई भी ऐसी चीज जो नेचर से आपको मिली है, क्वालिटी आपके अंदर, कि सर ये तो नेचुरल क्वालिटी है इसके अंदर, मतलब बचपन से है, उसके लिए हमेशा याद रखना इंडोडेड वर्ब का यूज होगा, मतलब बचपन से। और इंटरेस्टेड कब लगाते हैं, ट्रस्ट के लिए लगाते हैं, ध्यान रखना। किसी पर ट्रस्ट देना, किसी पर जिम्मेदारी देना, कहते हैं ना, तेरे ऊपर ये चार्ज दिया गया है, तुझे ये चार्ज दिया गया है, इसको तोड़ मत देना। तुझ पर ट्रस्ट किया जा रहा है, ट्रस्ट करके काम किया जा रहा है, इसे तोड़ मत देना, और इसलिए उसे इंटरेस्टेड यूज करेंगे। तो यहाँ आंसर क्या होगा, इंडोडिजाइजन, क्योंकि नेचुरल टैलेंट है उसके अंदर, नेचुरल टैलेंट है। 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, 19वां क्वेश्चन द स्टूडेंट से पूछा गया,
शब्दों को जो दिए गए 2 कॉलम बने थे, ये बताओ जब 2 कॉलम होते हैं और जब शब्दों को मिलाना हो, ABC 2 कॉलम है और यहाँ कहा गया है कैट, यहाँ कहा गया है उसको एप्पल, ठीक है, ये 2 कॉलम है और यहाँ क्या कहा है बॉल, बताओ ये 2 कॉलम है भैया, इनको मिलाना तो क्या करते हैं 2 कॉलमों को, क्या इनको फिल करते हैं? अरे A फॉर एप्पल, अरे B फॉर बॉल एंड C फॉर कैट, ये मिला दिए तो ये बताओ 2 कॉलमों को हमेशा क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, करस्पॉन्ड किया जाता है, इक्वल किया जाता है कि मैच किया जाता है? 2 कॉलमों को हमेशा मैच किया जाता है। टीचर ने स्टूडेंटों से, छात्रों से कहा कि बेटा फटाफट से कॉलम मैच करो, जो शब्द दिए गए कॉलमों में उनको मिलाओ भैया फटाफट से, कॉलम मैच करना। और 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है भाई, फटाफट से देख लो। चूज वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशंस, चूज वन वर्ड फॉर द गवर्नमेंट बाय द रिच। भैया अमीरों की गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो अमीर लोगों से चलती हो। मैं चारों के मीनिंग बता रहा हूं। प्लूटोक्रेसी किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो, प्लूटोक्रेसी, अरे बेवकूफ हो तुम, रट्टा मत मारा को, क्रेसी माने तो हो गया सिस्टम तंत्र। प्लूटो एक ग्रह है जिस पर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, मतलब वो बहुत ही रिच है, किसमें, मिनरल्स में। तो जो रिच पीपल के द्वारा ऐसा सिस्टम जो रिच पीपल के द्वारा चले उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। ओलिग, ओलिग किसे कहते हैं, ओलिग माने होता है बहुत ही कम, मतलब बहुत ही ज्यादा अल्प, बहुत ही ज्यादा लिटिल, कम लोग हों, मतलब फ्यू पर्सन हों, फ्यू पीपल हों, सरकार में बहुत कम लोग हों, उसे ओलिगार्ची कहते हैं, अल्पतंत्र। उसने पूछा धनवान लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार को प्लूटोक्रेसी, ओलिगार्की नहीं होगा। थियोक्रेसी किसे कहते हैं, थियो माने भगवान, अच्छे लोगों की सरकार को, नोबल जहां गवर्नमेंट को चलाएं, नोबल पीपल और नोबल्स चलाएं, उसे थियोक्रेसी कहते हैं। और ऑटो माने मनमानी की जाए, मनमानी की जाए, डिक्टेटरशिप की जाए, उसे ऑटोक्रेसी, ऑटो माने अपनी स्वयं की डिक्टेटरशिप हो, हिटलर वाली DICTATORSHIP, डिक्टेटरशिप माने तानाशाही, जहां तानाशाही हो, मनमानी हो, तानाशाही हो, उसे भाई ऑटोक्रेसी कहते हैं। उसने पूछा वन वर्ड बताओ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसी सरकार जहां धनवान लोगों की सरकार हो, प्लूटोक्रेसी इज द राइट आंसर। ओलिगार्ची अल्पतंत्र होता है, जहां बहुत कम लोग सरकार में हो उसे अल्पतंत्र बोलते हैं। थियोक्रेसी कौन होता है, जहां धर्म के अनुसार सरकार चले, धर्म के पुजारी चलाएं, उसे धर्मतंत्र कहते हैं। और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही या स्वायत्ततावादी, अपनी चले, एक की चले, उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। सो कैसा लगा पेपर, इसकी PDF कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पर फिर से मिल जाएगी। और ऐसे 100 मॉक टेस्ट मैं कराने वाला हूं। आज शाम को 8 बजे फिर से आपको एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा, शाम को 8 बजे आज का दूसरा मॉक टेस्ट मिल जाएगा, उसको भी देखना ना भूलिएगा प्लीज। शाम को 8 बजे दूसरा मॉक टेस्ट, उसको भी देखिएगा। और ये लाइव क्लास नहीं होंगी, सारी रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे, सारी रिकॉर्डेड क्लास होंगी। और उसकी PDF कॉपी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच।